तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सैम्पल पेपर आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें 5 सेक्शन में सारा क्वेश्चन बटा हुआ रहता है। ये फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें सेक्शन ए में हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है और उसके बाद सेक्शन बी में हम लोग का वेरी शॉर्ट आंसर वाला रहता है। फिर उसके बाद सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर रहता है और उसके बाद सेक्शन डी में हम लोग का लॉन्ग आंसर और सेक्शन ई में हम लोग का केस स्टडी रहता है। तो अब एक एक करके इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है जिसमें 4 ऑप्शन रहता है और उसमें से कोई एक सही रहता है जिसको हम लोग को टिक करना रहता है। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए एन। यानी कि बोल रहा है एक हम लोग नॉन जीरो रेशनल नंबर लेते हैं, यानी कोई भी एक रेशनल नंबर लेते हैं और दूसरा हम लोग क्या लेते हैं, इरेशनल नंबर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को क्या मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर जो रेशनल नंबर है वो जीरो रहेगा तब तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये जीरो ही हो जाता है, जिसके कारण ये हम लोग का रेशनल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो बोल दिया यानी कि रेशनल नंबर जो है वो जीरो नहीं लेना है। तो ऐसे में हम लोग का हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। फिर दूसरा है कि हाउ मेनी लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी कोई भी 2 पॉइंट है उससे होकर जाने वाला कितना लाइन होता है, तो सिर्फ एक होता है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -2 -3 फ्रॉम द y एक्सिस, यानी एक पॉइंट है हम लोग का जो कि इस तरह से है कि -2, यानी हम लोग अगर पहले इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाए, ये पॉइंट जो है ये हम लोग का इस तरह से P -2, -3। तो इसमें आप लोगों को पता है कि ये हम लोग का x होता है, ये y होता है, यानी x जो है वो हम लोग का -2 है, तो ये हम लोग का x एक्सिस होता है और ये y वाला एक्सिस होता है। तो इस तरह से ये हम सबसे पहले -2 इधर तरफ जाएंगे तो यहाँ कहीं पे -2 होगा और उसके बाद फिर हम लोगों का क्या बोल रहा है कि -3 नीचे की तरफ है। अब हम लोगों से पूछा है कि y एक्सिस से कितना दूरी पर है ये। तो ध्यान से देखिए, y एक्सिस से ये यहाँ पर -2 है यानी कि 2 यूनिट्स का है और डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा निगेटिव में कभी नहीं लेना होता है, पॉजिटिव में ही लेना होता है। तो इसलिए इसका डी नंबर यानी 2 यूनिट्स हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है कि इन ए बार ग्राफ इफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 30 किलोमीटर देन द लेंथ ऑफ ए बार नीडेड टू रिप्रेजेंट 75 किलोमीटर इज। यानी इसमें बोल रहा है कि बार ग्राफ जिसमें हम लोगों का इस तरह से ऐसे करके बनाते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग इस तरफ जो होता है वाई एक्सिस पर हम लोग क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को लेते हैं और जो कि हम लोग का इस तरह से बोला गया है कि मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर जो है वो 30 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोगों का 75 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना चाहिए होगा। तो ध्यान से देखिए, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो हम लोग को 30 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम लोगों को करना, तो इसको आप उल्टा लिख लेंगे, यानी 30 किलोमीटर जो है वो हम लोगों को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो 1 किलोमीटर जो होगा वो हम लोगों को 1/30 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग करेंगे और हम लोगों को टोटल कितना चाहिए, 75 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना है। तो ये हम लोग का फिर 1/30 × 75 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हम लोग का कट जाएगा 15 से 2 बार में और 15 से 3 बार में। ये 15 से 3 नहीं, 15 से 5 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से ये यानी कि आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 आ जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर नंबर हम लोगों का सी नंबर हो जाएगा। 2.5 सेंटीमीटर हम लोग को 75 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए। फिर उसके बाद हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय x = 1 एंड y = 2। तो यहाँ पर x और y जो है उसका वैल्यू दे दिया है, यानी x 1 है और y 2 है और पूछ रहा है कि हम लोग कितना लीनियर इक्वेशन जो है वो उसका ये सोल्यूशन हो सकता है, 1 और 2। तो ध्यान से देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी इन्फिनिटली मेनी, क्योंकि ये 1 और 2 जो है ये एक तरह से एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा x और y करके। और आप लोगों को पता है कि एक पॉइंट से जो है इन्फिनिट लाइन हम लोग पास कर सकते हैं और जितना भी लाइन पास होता है उस सब का अपना एक इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन। तो इसलिए इसका आंसर इन्फिनिट हो जाएगा। अब उसके बाद 6 नंबर है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम्स दी ब्लैंक्स इज ग्रेटर देन दी पार्ट। तो यूक्लिड का एक्सियम था, उसमें एक हम लोगों ने 5वां नंबर में पढ़ा था कि दी होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, यानी जो होल होता है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। फिर उसका 7 नंबर है इन फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर द वैल्यू ऑफ एक्सिस। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग का फिगर किस तरह से है, एक यहाँ पर लाइन है, एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है और इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है और उसके बाद हम लोग का ये वाला एंगल निकालना है जो कि x है और यहाँ पर हम लोग को दे दिया है 120 डिग्री और ये वाला एंगल हम लोग को दे दिया है 140 डिग्री। तो इस तरह का जब भी 2 पैरेलल लाइन हो तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तीसरा पैरेलल लाइन खुद से इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इस पॉइंट से होकर जा रहा हो। तो उससे क्या होता है कि ध्यान से देखिए,
देखिए ये लाइन अब इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ का यानी को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, ये पूरा एक्स नहीं बल्कि सिर्फ ये जो छोटा यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा ये हम लोग का 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल भी हम लोग का को इंटीरियर एंगल्स होगा। तो ये 140 है तो ये 40 आ जाएगा और हम लोगों से पूछा एक्स था तो यानी इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये पूरा ही एंगल एक्स है तो ये यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब उसके बाद 8 नंबर है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5 द एंगल्स आर, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका दो एडजेसेंट एंगल्स है और पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है दोनों का सम। यानी कि यहाँ पर रेशियो वाला जब भी रहे तो उसमें इस तरह से x करके लिख लेते हैं, यानी ये 4x और प्लस 5x जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा यानी 9x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए x का मान 9 से ये 20 बार में कट जाएगा यानी x आ गया हम लोग का 20 और हम लोगों से पूछा क्या था कि दी एंगल्स आर, यानी ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल है उसका मान निकालना था। तो एक था हम लोग का 4x और एक था 5x यानी x का मान 20 आ गया तो 24 जा ये 100 हो जाएगा, 24 जा ये 80 हो जाएगा और ये हम लोग का 100 हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई होके, यानी दो एंगल जो है वो एक 80 डिग्री और एक 100 डिग्री यानी बी नंबर सही हो गया। उसके बाद 9 नंबर है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के इज, यानी इसमें बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया है जो कि है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k और बोल रहा है इसका एक हम लोग का जीरो है, यानी जीरो का मतलब होता है सोल्यूशन है 2, यानी 2 जो है वो रखने पर ये बराबर जीरो हो जाएगा क्योंकि जो भी सोल्यूशन होता है वो इस रखने पर बराबर में जीरो आ जाता है। अब इसमें बोल रहा है कि k का वैल्यू निकालने, तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान से देखिए 2 जो है वो एक जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे उस 2 को इसमें रखने पर यानी कि जीरो आ रहा होगा तो इसको हम लोग इस तरह से करते हैं कि p2 बराबर जीरो, तो अब 2 इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और उसके बाद प्लस 3 2 जा 6 प्लस k बराबर जीरो। तो इस तरह से ध्यान से देखिए ये 6 4 10 हो गया और उधर साइड जाके -10 हो जाएगा तो k बराबर -10 आ गया यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 नंबर है कि द पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इज, इसमें बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो कि y एक्सिस से 3 यूनिट y एक्सिस पर है। सबसे पहले तो ये बोल दिया है। अब y एक्सिस पर आप लोगों को पता है कि x जो होता है वो जीरो होता है, अब यानी x y करके हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। अब y एक्सिस पर है यानी कि x हम लोग का जीरो हो जाएगा कोमा, अब y जो है वो ध्यान से देखिए बोल रहा है 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में तो यानी -3 हो जाएगा इस तरह से, तो डी नंबर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 11 है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंगल A बराबर एंगल B बराबर 45 डिग्री, यानी एक हम लोग का इस तरह से ट्रेपेजियम होता है जिसमें क्या होता है ये और ये पैरेलल होता है तो इसका नाम इस तरह से है कि A B C और D क्योंकि AB जो है वो DC के पैरेलल है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि एंगल A और B जो है वो दोनों ही 45 डिग्री है, यानी ये और ये दोनों इस तरह से 45 डिग्री है। अब पूछ रहा है कि C और D एंगल कितना होगा, ये और ये पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए ये और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये को इंटीरियर एंगल्स बन गया इस तरह से। तो अगर ये 45 है तो ये हम लोग का कितना होगा 135 डिग्री होगा, तभी इन दोनों का सम जाके 180 डिग्री होगा क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो और यहाँ पर भी 45 है तो ध्यान से देखिए ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये भी को इंटीरियर एंगल्स तो ये भी उतना ही आ जाएगा यानी 135 डिग्री। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा, दोनों ही 135 डिग्री। उसके बाद 12 नंबर है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल इफ AB बराबर 4 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ CD, यानी ध्यान से देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक हम लोग का क्वाड्रिलेटरल है। अब वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है वो बताया नहीं है, बस इसमें बोल रहा है कि अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल है, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए ये जो है ये किसका प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट एंगल बराबर होगा पैरेललोग्राम का, तो इसलिए ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि AB जो है वो हम लोग का 4 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं ये ABCD इस तरह से लिखा हुआ है। अब AB जो है वो 4 सेंटीमीटर है तो CD कितना होगा ये पूछ रहा है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड भी इक्वल होता है तो ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर यानी सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है एक फिगर दिया हुआ है और हम लोगों से पूछ रहा है एंगल AEB कितना है, तो एंगल AEB निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग का फिगर इस तरह से है कि एक सर्कल है, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन है, उसके बाद फिर यहाँ से इस तरह से लाइन है, इस तरह से है और उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे है, ये फिगर है। और यहाँ पर हम लोगों को बोल दिया है कि ये 25 डिग्री है और साथ में यहाँ पर हम लोगों को एक इसका सेंटर दे दिया इस सर्कल का जो कि O है। और अब हम लोगों को एक और चीज़ बता दिया कि ये जो है और ये लाइन ये दोनों पैरेलल है। अब इसका नाम दे देते हैं, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये D और ये E। अब हम लोगों से एंगल AEB पूछा है, AEB यानी कि ये वाला एंगल पूछा है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस यहाँ से इसको इस तरह से जोड़ेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से जोड़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि ध्यान से देखिए ये AC एक आर्क है जो कि ध्यान
से देखिए दोनों इसका एंड पॉइंट जो है वो इधर जाके इस तरह से मीट हो रहा है, यानी सर्कल पर जो है ये वाला AC आर्क जो है ये कितना डिग्री बना रहा है, 25 डिग्री। अब यहाँ पे अगर 25 डिग्री बनाना है तो यही AC आर्क ही ध्यान से देखिए कि इधर जाके यहाँ पर भी मीट कर रहा है, यानी सर्कल पर यहाँ पर ये एंगल भी हम लोग का 25 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ही आर्क जो होता है वो सर्कल पर बराबर एंगल सबटेंड करता है, तो ये भी 25 डिग्री आ गया उस तरह से। क्या ध्यान से देखिए कि ये और ये लाइन पैरेलल दिया हुआ था, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर इस तरह से एक उल्टा जेड बनता हुआ दिख रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अगर ये 25 है तो ये भी 25 डिग्री आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये जो BD आर्क है, ये BD आर्क यहाँ पर 25 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये ही यहाँ पर भी कितना डिग्री सबटेंड करेगा, 25 डिग्री, क्योंकि ध्यान से देखिए इस दोनों जाके यहाँ पर मिल रहा है और दोनों जाके यहाँ पर भी मिल रहा है, यानी ये दोनों भी बराबर हो गया 25-25। अब ध्यान से देखिए ये O जो है वो सेंटर है, और सेंटर से होके जाने वाला जो लाइन होता है वो डायमीटर होता है, और डायमीटर जो होता है वो सर्कल को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि ये जो है ये हम लोग का सेमी सर्कल होगा। और सेमी सर्कल में आप लोगों को पता है कि कोई भी एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है, यानी C और D जहाँ पर भी इस तरह से मिलेगा तो ये पूरा एंगल हम लोग का 90 डिग्री होगा, और 90 में से ये 25 है और ये 25 है, तो यानी 50 घटा देंगे तो ये हम लोग का इस तरह से 40 डिग्री आ जाएगा। तो इसका C नंबर सही हो जाएगा 40 डिग्री। अब उसके बाद 40 नंबर है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए ये हम लोग का पहला चैप्टर में जो पावर ये सब वाला था उसका है क्वेश्चन है, तो यहाँ पर P माइनस क्यू है, फिर मल्टीप्लाई में है x का पावर q माइनस आर, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में है x का पावर r माइनस पी। अब इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग और सब मल्टीप्लाई में है तो हम लोग क्या करते हैं पावर को जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर ये सारा पावर जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा x का पावर p माइनस क्यू प्लस q माइनस आर प्लस r माइनस पी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए p है माइनस p है तो ये कट जाएगा, फिर उसके बाद माइनस क्यू प्लस क्यू ये भी कट जाएगा, फिर माइनस आर प्लस आर तो ये भी कट जाएगा, तो यानी कि कुछ नहीं बचा, यानी सब घट के कितना आ जाएगा हम लोग का 0 और x का पावर 0 जो होता है वो क्या होता है 1, तो C नंबर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इफ a,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ 3x प्लस वाई बराबर 10 देन द वैल्यू ऑफ a इज, यानी ध्यान से देखिए इसमें बोल रहा है कि 3x प्लस वाई बराबर 10 ये एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें इसका एक सोल्यूशन है a,4, क्योंकि जितना भी पॉइंट होता है जो किसी भी ग्राफ पर रहता है वो उसका एक सोल्यूशन होता है, तो ये यानी कि एक इसका सोल्यूशन है। इसमें आप लोगों को पता है कि ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y, तो यानी ये x का वैल्यू a है और y जो है वो 4 है, तो इसमें हम लोग y का जो वैल्यू वो रख देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 4 और उधर जाके -4 यानी 6 आ जाएगा, यानी 3x बराबर 6 हो गया, तो इस तरह से x बराबर 2 आ जाएगा, तो और जो x है वही a है, तो यानी a का मान हम लोग का 2 आ गया, C नंबर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ट्रेंगल ABC, यानी ABC को एक ट्रेंगल है तो इसमें इन तीनों में से कौन सा चीज पॉसिबल नहीं है, तो ध्यान से देखिए इसका आंसर B हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए B में जो है हम लोग को तीनों साइड दिया है, एक 2 और एक 4 और एक 7 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को पता है कि कोई भी दो साइड का सम जो होता है वो हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 4 2 6 होगा, लेकिन 6 से तो 7 से छोटा हो जाएगा, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला जो है ये ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है इन हिस्टोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग क्लास, यानी कोई भी क्लास इंटरवल जो होता है उसका जो भी फ्रीक्वेंसी होता है उसके प्रोपोर्शनल में क्या होता है, तो इसका आंसर C हो जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यानी ध्यान से देखिए यहाँ पर इस तरह से हम लोगों का कोई भी बनता है हिस्टोग्राम, तो यहाँ पर जो ये इसका एरिया होता है यही हम लोगों को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। अब उसके बाद 18 नंबर है कि ए कोन एंड ए हेमीस्फीयर हैव इक्वल बेसेस एंड इक्वल वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज, यानी एक कोन है तो ध्यान से देखिए कोन इस तरह का हम लोग का होता है और एक हम लोग का क्या है हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर हम लोग का इस तरह का होगा। अब बोल रहा है कि दोनों का इक्वल बेस है और इक्वल वॉल्यूम है। अब बेस इक्वल होने का मतलब है कि जितना इसका रेडियस होगा उतना ही इसका भी रेडियस होगा, यानी इसका रेडियस अगर r मान ले तो इसका भी रेडियस r होगा। अब बोल रहा है दोनों का वॉल्यूम भी इक्वल है, तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और उसके बाद इसका जो वॉल्यूम होता है ये हम लोग का कितना होता है, तो ये दोनों बराबर भी दिया हुआ है तो इस तरह से बराबर में करके लिख लेंगे, और इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या बोला है दोनों का तो रेडियस r ही है, अब पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर अब फिर उसका देखिए r का पावर 2 है और यहाँ पर r का पावर 3 है, तो यानी कि 2
को तो r इस तरह से कट जाएगा, यानी सिर्फ यहाँ पर एक r बच जाएगा। अब यहाँ पर यानी कि आ गया है h बराबर 2r। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका जो हाइट होगा वो तो h है, ठीक है, लेकिन जो इसका हाइट होगा वो कितना होगा, तो ध्यान से देखिए इसका हाइट जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, जो कि ये और कुछ नहीं बल्कि इसका रेडियस ही होगा, यानी जो इसका हाइट होगा वो रेडियस ही होगा। तो यानी कि यही इसका हाइट है, यानी यहाँ पर आ गया h बराबर 2h। तो यहाँ पर रेशियो ही निकालना था दोनों का हाइट का, तो यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी ये 1:2 आ गया, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अब 19 नंबर देखते हैं, तो ये एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है। तो एजर्सन दिया है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 25:14:12 एंड इट्स पेरीमीटर इज 510 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4449.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ध्यान से देखिए एजर्सन क्या बोल रहा है कि एक हम लोग का ट्रायंगल है और तीनों का जो साइड है उसका रेशियो हम लोग को दे दिया है। तो रेशियो वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, बस x मान लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 25x, एक हो गया 14x और एक हो गया 12x। अब ध्यान से देखिए इसमें हम लोग को पेरीमीटर दे दिया है 510, और आप लोगों को पता है कि पेरीमीटर जो होता है वो तीनों साइड का सम होता है। अब यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का 5 4 9 2 11 और ये हो गया 5, तो यानी 51x बराबर 510 आ जाएगा, यानी x का मान हम लोग का 10 आ गया। तो यानी जो तीनों साइड होगा वो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो x का मान 10 है, 10 से गुना कर देंगे, यानी ये हो गया 250, ये हम लोग का हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 120, यानी ये हम लोग का तीनों साइड है। और अब हम लोग उसको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c का रूट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए s जो है वो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर 510 है तो इसका आधा कितना होता है 255, तो 255 हो जाएगा इंटू अब s माइनस a, यानी कि बस इस 255 में तीनों को घटा देंगे, यानी a b c जो होता है वो इसका साइड होता है। तो ये एक साइड 250 जब घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, उसके बाद फिर 140 घटा देंगे s माइनस बी यानी कि करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 115, उसके बाद इंटू उसके बाद s माइनस सी करेंगे, यानी 255 में जब 120 घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 135 और इसका रूट है। अब ध्यान से देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का यही आंसर आएगा जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यानी कि एजर्सन जो है ये तो ट्रू है। अब उसका रीजन क्या दिया है कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल बराबर a प्लस बी प्लस सी, यानी जो ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है वो a प्लस बी प्लस सी होता है, जहां पर a b c जो होता है वो ट्रायंगल का साइड होता है। तो ये भी सही है, तो यानी इसका a नंबर सही हो जाएगा कि बोथ a एंड r आर ट्रू, यानी कि यहाँ पर एजर्सन और रीजन दोनों ही ट्रू है और r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, यानी r जो है उसके कारण ही, यानी r जो है वो हम लोग को बता रहा है कि पेरीमीटर जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी होता है, और इसी से तो हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यानी पेरीमीटर का आधा करते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके, तो इसलिए यही सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसलिए a नंबर हो गया। अब 20 नंबर भी एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है, तो इसमें बोल रहा है कि एजर्सन क्या है, ए लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 5 हैज ए यूनिक सोल्यूशन। अब ध्यान से देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आप लोगों को पता है इन्फिनिट सोल्यूशन होता है, यानी x का कुछ मान रखेंगे तो y का कुछ और आ जाएगा और y का कुछ वैल्यू रखने पर x का कुछ आ जाएगा, यानी इन्फिनिट सोल्यूशन होता है। जब और यानी कि ये तो फॉल्स है। और रीजन क्या दिया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है उसका इन्फिनिट सोल्यूशन होता है, तो रीजन सही है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा कि एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो अब सेक्शन बी में चलते हैं, तो इसमें हम लोग का वेरी शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहला है इसमें कि द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, यानी हम लोगों का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोगों को पता है कि क्या होता है, जिसका तीनों ही साइड्स बराबर होता है, यानी ए इस तरह से होता है, और इसमें हम लोग का इसका एल्टीट्यूड दिया है। तो इसका एल्टीट्यूड हम लोग इस तरह से जब बनाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वही इसका मीडियन भी होता है, यानी ये जो होता है ये अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, यानी अगर ये पूरा ए है तो ये a/2 होगा, ये भी a/2 होगा। तो इस उसके बाद ये जो हम लोग का एल्टीट्यूड है ये हम लोग को और एल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री पर बनता है, तो ये 90 डिग्री भी है, और एल्टीट्यूड हम लोग को दे दिया है 3√3 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए ये हम लोग का एक यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें हम लोग जो है a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है, तो ध्यान से देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर जो अगर हम लोग कर दे तो ये हम लोग का किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर का, यानी 3√3 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी इसको हम लोग बस उल्टा करके लिख लिए, ये उधर साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग बस इसको इधर साइड लिया है, तो उससे ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऊपर आ गया a स्क्वायर बाय नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बराबर, और इसका स्क्वायर करने पर 3 3 9 3 27 हो जाएगा। अब उसके बाद इस ये यानी कि यहाँ पर एलसीएम 4 जब हम लोग ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर, और बराबर में हम लोग का 27
7, तो 3 से ये 9 बार में कट जाएगा और ये 4 मल्टीप्लाई होकर 36 आ जाएगा। तो इस तरह से a बराबर 6 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, एरिया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a²। तो यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा √3/4 और a का स्क्वायर, यानी कि ये 6 6 36 हो जाएगा। और ये फिर 4 से 9 बार में कट भी जाएगा, तो यानी 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का इसका एरिया निकल गया। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी कर सकते थे कि ये अल्टीट्यूड जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसका फॉर्मूला होता है √3/2a। तो इस फॉर्मूले से भी हम लोग कर सकते थे। तो ये अल्टीट्यूड हम लोग को 3√3 दिया हुआ है, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई होकर a का मान 6 आ जाएगा और फिर एरिया हम लोग निकाल देंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो इसमें एक फिगर दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक सर्कल है और उसके बाद यहाँ पर हम लोग का एक इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल हम लोग को दे दिया है कितना, 65 डिग्री। और इसका नाम इस तरह से है ABC और ये D। अब इसमें बोल रहा है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी इसका चारों पॉइंट जो है वो सर्कल पर है। इन विच AB पैरेलल टू CD, यानी AB जो है वो CD के पैरेलल है। अब बोल रहा है कि इफ ये एंगल हम लोग को 65 डिग्री दे दिया है और फाइंड अदर एंगल्स, यानी ये तीनों एंगल हम लोग को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होता है उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। यानी अगर ये 65 डिग्री है तो ये हम लोग का कितना होगा, 115 डिग्री। फिर उसके बाद हम लोगों का एंगल ए, ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला हम लोग का ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये यानी कि को इंटीरियर एंगल्स होगा और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यानी 180 में जब ये घटा देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा, यानी ये हम लोग का 65 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद ये और ये अपोजिट एंगल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है हम लोग का, 180 डिग्री। तो इस तरह से ये 180 में घटाने पर ये हम लोग का 150 डिग्री आ जाएगा। तो ये हम लोग का तीनों एंगल निकल गया। अब 23 नंबर है कि इफ द रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो 7:13 एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 286 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। यानी ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक हम लोग का कोन है और कोन में आप लोगों को पता है कि ये जो होता है ये हम लोग का स्लेंट हाइट यानी L होता है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का रेडियस होगा और उसके बाद फिर इसमें हम लोगों को क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कोन का, πr/L होता है। और ये हम लोग को दे दिया है कितना, 286। तो पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा इनटू। और ध्यान से देखिए, आर और एल जो है वो रेशियो में दिया है, यानी रेशियो वाला क्वेश्चन में हम लोगों को बस एक्स करके मानना होता है। यानी ये 7x और ये 13x हो जाएगा। ये रेडियस है और ये एल है यानी स्लेंट हाइट। तो यहाँ पर आर एल करना है, यानी आर जो है वो 7x हो जाएगा इनटू और एल जो है वो 13x हो जाएगा और बराबर में है हम लोग का 286। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, उसके बाद 22 से ये हम लोग का कट जाएगा 13 बार में और फिर 13 से 13 भी कट जाएगा। तो यानी कि बराबर में कुछ नहीं बचा, यानी सिर्फ 1 बचा है। और यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो इस तरह से x बराबर भी 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर ही 1 होता है। तो यानी x 1 आ गया है और हम लोग को रेडियस निकालना था, जो कि क्या है 7x। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर रेडियस हम लोग का 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब उसके बाद 24 नंबर है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन फाइंड एंगल AOB। अब इसमें एंगल AOB निकालना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग का इस तरह से है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे है और उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे करके दिया हुआ है। अब हम लोगों को ये एंगल जो है ये दे दिया है 20 डिग्री, ये वाला दे दिया है 30 डिग्री और ये हम लोग का सेंटर है O और यहाँ पर ये है CB और उसके बाद A। और हम लोगों को निकालना कौन सा है, ये वाला एंगल। ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि इस OC को इस तरह से जोड़ देंगे। अब ध्यान से देखिए, OC जो है वो हम लोग का रेडियस है यानी R है और जो OA है वो भी रेडियस है यानी R है और OB जो है वो भी ध्यान से देखिए रेडियस ही है यानी ये भी R है। तो ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल जो दिख रहा है यहाँ पर AOC वाला, तो इसमें ये और ये साइड बराबर है यानी कि, और ये साइड बराबर है यानी अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। यानी ये अगर 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, यानी ये 20 डिग्री निकल गया। उसी तरह से यहाँ पर ये और ये बराबर है तो इसका भी अपोजिट एंगल बराबर होगा, यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। यानी ये पूरा जो है ये कितना हो गया, 30 20 50 हो गया। और ध्यान से देखिए, ये AB आर्क जो है वो यहाँ सर्कल पर हम लोग का 50 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यही आर्क जो है ये सेंटर पर इसका दुगना एंगल सबटेंड करता है, यानी अगर ये 50 है तो ये हम लोग का इस तरह से 100 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल AOB 100 डिग्री निकल गया। अब इसमें और करके भी एक क्वेश्चन है, यानी ये भी हम लोग बना सकते थे इस क्वेश्चन के जगह पर। तो इसमें हम लोग का एक फिगर है और उसमें भी हम लोग को एंगल निकालना है। तो इस फिगर को भी हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक सर्कल है, उसके बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे करके एक हम लोग का क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और उसके बाद फिर यहाँ पर दोनों इसका डायगोनल भी बना दिया है। अब यहाँ पर E पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम इस तरह से है A B C और D। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग को दो एंगल दे दिया है, ये
30 डिग्री और ये 70 डिग्री। अब सबसे पहले हम लोगों से इसमें पूछ रहा है कि फाइंड एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी फाइंड करना है। तो बी सी डी यानी कि ये वाला पूरा एंगल फाइंड करना है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये जो बी सी कोड है, ये बी सी कोड यहाँ पर हम लोगों का 30 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यही बी सी जो कोड जो है वो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 30 डिग्री का ही एंगल सबटेंड करेगा और ये 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है डी सी बी वाला, तो इसमें दो एंगल हम लोग को दिख रहा है 70 और 30 डिग्री, तो ये तीसरा निकाल सकते हैं हम लोग। तो यानी ये हो गया 100 डिग्री, तो ये हम लोग का 80 डिग्री होगा, तो ये इस तरह से 80 डिग्री आ गया। अब इसमें आगे बोल रहा है फर्दर इफ ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी यानी ए बी बराबर बी सी अगर हम लोगों को दिया रहे तब एंगल ई सी डी कितना होगा। तो एंगल ई सी डी ये वाला एंगल हम लोगों से पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए ये और ये बराबर है, यानी ये एंगल और ये एंगल अपोजिट वाला एंगल भी बराबर होगा। तो अगर ये 30 है तो यहाँ से ये जो हम लोगों का दिख रहा है ये 30 डिग्री होगा, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये पूरा अभी हम लोगों ने 80 डिग्री निकाला था, तो यानी ये हम लोगों का 50 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन x बराबर 3y इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी हम लोग को जो लीनियर इक्वेशन दिया है x बराबर 3y उसको हम लोग को इस रूप में लिखना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है a है, फिर उसके बाद x वाला टर्म है, तो x वाला टर्म तो यहाँ पर है ही, तो इस तरह से x को ऐसे ही रहने देंगे। अब ये जो यहाँ पर 3y उस साइड है तो उसको इस साइड लाएंगे तो ये -3y हो जाएगा। अब यहाँ पर c यानी कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो है ही नहीं, तो यानी हम लोग इसको +0 करके लिख लेंगे और फिर बराबर में 0 हो जाएगा। और फिर उसमें पूछा है कि इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए a यानी x के साथ क्या गुना में है, तो कुछ नहीं है तो 1 है। फिर उसके बाद b के साथ क्या है, तो b के साथ -3 है। फिर उसके बाद c क्या है, तो ध्यान से देखिए c कुछ है ही नहीं, इसलिए c का मान 0 हो जाएगा। अब इसमें भी और करके एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन से दुगना है। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के लिए लीनियर इक्वेशन लिखना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब इसमें हिंट भी दे दिया है कि टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी ₹x एंड पेन का कॉस्ट हम लोग को y लेना है। तो मान लेते हैं जो कॉस्ट है नोटबुक का वो x है, तो यहाँ पर बोला था कि ये जो है उसका दुगना है यानी 2y हो जाएगा। और यहाँ पर इसको फिर हम लोग चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2y बराबर 0, तो यही हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा, यानी या तो ये इस तरह से या फिर इस तरह से। तो अब सेक्शन सी में चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले 26 नंबर है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या किया है कि इस तरह से लिखा हुआ है 3 माइनस √5 बाय 3 प्लस 2√5 और बराबर में हम लोग को दिया हुआ है a√5 माइनस b बाई 11। अब इसमें हम लोग को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए a यहाँ है और b यहाँ है, इसको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों को a और b का वैल्यू अपने आप फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करते करते 3 माइनस √5 बाय 3 प्लस 2√5 और मल्टीप्लाई कर देंगे साइन चेंज करके, यानी ये हो जाएगा 3 माइनस 2√5 बाय 3 माइनस 2√5। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 3 3 जा 9, उसके बाद फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होकर ये -6√5 आ जाएगा और उसके बाद फिर ये इससे मल्टीप्लाई होकर -3√5 आ जाएगा और उसके बाद फिर ये इससे मल्टीप्लाई होकर 5 2 जा 10 हो जाएगा यानी +10 आ जाएगा। और डिवाइड में हम लोग का क्या आ जाएगा, तो a² माइनस b² करते हैं, यानी 3 का स्क्वायर हम लोग का 9 और माइनस और इसका स्क्वायर तो 2 2 जा 4 5 जा 20 हो जाएगा और 9 माइनस 20 जो होता है वो हम लोग का -11 होता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर √5 दिख रहा है, तो यानी इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -6 माइनस 3 कितना हो जाएगा -9 और ये हम लोग का 9 और 10 19 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 19 और उसके बाद -9√5 और डिवाइड में हम लोग का है -11। तो यहाँ पर हम लोग इसको सबसे पहले लिख लेते हैं अच्छा से। तो ये हो जाएगा 19 माइनस 9√5 बाय -11। अब इसमें a और b का वैल्यू पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो -11 है इसको दोनों में इस तरह से बांट कर दोनों को दे देंगे, यानी ये हो जाएगा 19 बाय -11 और ये हम लोग का हो जाएगा -9√5 बाय -11, यानी हम लोग बस दोनों को इस तरह से बांट दिए -11 को। अब यानी कि इसको अगर हम लोग कंपेयर करें, जो बराबर में दिया हुआ था क्या a√5 और उसके बाद दिया हुआ था -b/11, तो a√5 यानी √5 के साथ जो गुना में वही a है, तो √5 के साथ ध्यान से देखिए गुना में क्या है ये है। अब यहाँ से हम लोग चाहे तो माइनस से माइनस कट भी कर सकते हैं, यानी हम लोग का a के साथ गुना में है 9/11, तो a का वैल्यू यानी कि 9/11 आ जाएगा। अब उसके बाद b जो है वो हम लोग का कॉन्स्टेंट वाला टर्म है, यानी ये है, तो इसमें b जो है वो ध्यान से देखिए -b/11 है। अब यहाँ पर जो आंसर है ये भी माइनस में ही है, तो यानी कि जो b का वैल्यू है यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो -11 तो पहले से है, तो b का वैल्यू सिर्फ 19 हो जाएगा, तो b बराबर 19 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो इसमें हम लोग का प्रूफ डेट है यानी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग को दिया हुआ है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab जो है वो बराबर है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद ये है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, और इस तरह से हम लोग को दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिए LHS जो है वो हम लोग का ये है, और आप लोग को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हम लोग का इसका फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखिए, यानी कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो RHS है उसको भी हम लोग को किसी तरह से इस रूप में लाना है ताकि LHS बराबर RHS हो सके, तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और इस अंदर वाले जो है इसको हम लोग पूरा तोड़ देंगे, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर उसके बाद उसी तरह से ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, और फिर ये इस तरह से ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो गया, ध्यान से देखिए 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब यहाँ पर ए दो गो ए स्क्वायर दिख रहा है, दो गो बी स्क्वायर भी दिख रहा है और सी स्क्वायर भी दो गो दिख रहा है, यानी 2 इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। उसी तरह से फिर यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2ab है, 2bc है और 2ac है, यानी इसमें भी हम लोग -2 सब में है, तो -2 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ac। अब यहाँ पर इसको हम लोग एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, तो यहाँ पर ये जो अब 1/2 है इसको इसमें जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये a प्लस बी प्लस सी, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सबसे पहले तो 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद फिर 2 से जब ये खत्म हो जाएगा तो ये यानी कि सिर्फ -1 बचेगा, और -1 से फिर तीनों का मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और इस तरह से ये बन गया, यानी कि इसको हम लोग RHS को सॉल्व करके ये ले आए, और जो LHS था उसका भी फॉर्मूला हम लोग का यही था, यानी दोनों ध्यान से देखिए सेम ही चीज़ आ गया है, तो इस तरह से LHS बराबर RHS हो गया। अब उसके बाद 28 नंबर है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। तो ध्यान से देखिए, फिगर हम लोग का इस तरह से है कि एक बड़ा ट्रेंगल है, फिर यहाँ पर एक छोटा ट्रेंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये हम लोग का 12 दिया हुआ है, ये 16 दिया हुआ है, ये 52 है, ये 48 है। अब उसके बाद जो शेडेड रीजन है वो हम लोग का ये वाला, तो यानी इसका एरिया हम लोग को निकालना है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस पूरे बड़े वाले का एरिया निकाल के और ये छोटा वाला जो है इसको घटा देंगे। तो उसके लिए हम लोग को यानी कि सबसे पहले ये वाला साइड फाइंड करना होगा, और ये वाला साइड हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये ध्यान से देखिए 90 डिग्री है, यानी ये राइट एंगल ट्रेंगल है, यानी पाइथागोरस लगाकर इसमें ये वाला साइड हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो साइड होगा इसको हम लोग यहाँ पर पी और क्यू दिया हुआ है, तो इस तरह से पी क्यू जो होगा वो हम लोग का आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का रूट, और इसको आप लोग जब सॉल्व करिएगा तो ये हम लोग का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये आ गया 20। अब उसके बाद बड़े वाले का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एस माइनस ए एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है रूट में। अब यहाँ एस सेमी पेरीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा 5 4 9 2 11 1 12, यानी 120 हो चुका है, और इसका आधा 60, यानी एस 60 आ गया। फिर 60 में इसको घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 60 में इसको घटाएंगे तो ये 12 आ जाएगा, और उसके बाद 60 में इसको घटाएंगे तो ये हम लोग का 8 आ जाएगा, और ये रूट है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये 12 है और ये 12 इंटू 5 है, और ये 8 है और ये 8 इंटू 5 है, तो यानी कि यहाँ पर 12 12 का जोड़ा लग गया, बाहर आ गया। उसके बाद 5 5 का जोड़ा 5 बाहर आ गया, और 8 8 का जोड़ा 8 बाहर आ गया। अब यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का 12 5 जा 60 और 8 6 जा 48, 480 आ गया, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका पूरा बड़ा वाला का एरिया निकला है, और इसका एरिया तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, तो यानी 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 1/2 बेस ही मान लेते ये है अगर, तो 16 इंटू 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 से ये कट गया 8 और 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको बस घटा देंगे तो ये शेडेड वाला एरिया निकल जाएगा, तो ये घटा देंगे इस तरह से 96, तो 6 4 10, ये हो गया 7 9 8 17, और ये 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल गया। अब इसमें और करके भी एक क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग बना सकते थे। तो वो है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रेंगुलर फील्ड आर 41 मीटर 40 मीटर एंड 9 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ रोज बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड इफ ईच रोज बेड ऑन एन एवरेज नीड्स 900 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस। यानी एक हम लोग का ध्यान से देखिए, इस तरह का ट्रेंगुलर फील्ड है जिसका तीनों साइड हम लोग को दिया हुआ है 41 40 और 9।
अब उसके बाद बोल रहा है कि इसमें हम लोग कितना रोज बेड लगा सकते हैं। अगर एक रोज बेड को लगाने के लिए 900 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्पेस चाहिए, यानी कि हम लोग सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे और उसको 900 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना इसमें रोज बेड लग सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एरिया निकालना है। अब एरिया इसका या तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एस एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पर ए का वैल्यू ए बी सी जो है ये तीनों साइड हो जाएगा, और एस जो होता है वो तो सेमी पेरीमीटर होता है, यानी तीनों को जोड़कर उसका आधा कर देना है। लेकिन इसको एक और तरीके से भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि ध्यान से देखिए, ये जो है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है 40, 9 और 41। इसको आप लोग इस तरह से चेक भी कर सकते हैं कि 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर जो है वो बराबर है कि नहीं 41 के स्क्वायर के। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 1600 प्लस ये हो जाएगा 81, और ये 41 का स्क्वायर भी 1681 ही होता है, यानी ध्यान से देखिए ये बराबर आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का ये अपने आप ही 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है उसके ठीक सामने वाला ही 90 डिग्री होता है। तो ये यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। और इसका एरिया हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके, यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटू 40 इंटू 9। तो यहाँ से ये 20 हो जाएगा और ये 9 2 18, यानी 180 आ गया। अब ध्यान से देखिए जो ये तीनों साइड है ये मीटर में दिया हुआ है, यानी इतना मीटर स्क्वायर आया है, लेकिन जो हम लोग का 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो सिंपल अगर हम लोग 1 मीटर बराबर देखें तो 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए हम लोग इसको डबल बार इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 180 इंटू 100 हो जाएगा। और फिर डिवाइड किससे करना था 900 से, यानी अब ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 9 से ये 2 बार में कट जाएगा तो 20 आ गया, यानी ये 2000 आंसर आ गया, यानी नंबर ऑफ रोज बेड्स 2000 है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें बोल रहा है इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। आल्सो रीड द फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन एन एप्लीकेशन, यानी एक वर्क डन जो है, तो वर्क डन को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, यानी कि साइंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं वर्क डन जो हुआ है वो x है, तो ये जो है ये बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी जितना भी हम लोगों का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसके द्वारा उससे, तो डिस्टेंस ट्रेवल जो हुआ है उसको हम लोग y मान लेते हैं, और ये ऐसे इस केस में हम लोग का उसको s माना जाता है। तो W बराबर s होगा, और साथ में बोल रहा है कि ये प्रोपोर्शनल है, और जब भी प्रोपोर्शनल होता है तो हम लोग का एक कॉन्स्टेंट टर्म भी आता है, यानी मान लेते हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म k है, और ऐसे अगर साइंस का भाषा में देखें तो इसको हम लोग F यानी कि फोर्स मानते हैं, यानी W बराबर Fs हम लोगों का फॉर्मूला भी होता है वर्क डन का फॉर्मूला, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर यानी कांस्टेंट फोर्स को हम लोग k माने। अब यहाँ पर ये हम लोग का इक्वेशन बन गया है। अब हम लोगों को क्या बोला था आगे कि इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है ग्राफ, और इसमें हम लोग को कांस्टेंट फोर्स जो है उसको 5 लेना है। तो कांस्टेंट फोर्स यानी जो कि k हम लोग माने हैं उसको 5 यूनिट्स लेना है, यानी ये हो जाएगा x बराबर 5 हुआ है। तो ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन बना है, और इसमें हम लोगों से बोल रहा है कि इसका ग्राफ बनाने के लिए, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर x 0 रखेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, अगर ध्यान से देखिए y 1 रखेंगे तो x जो है वो 5 आ जाएगा। तो ये हम लोग का 2 सोल्यूशन निकल गया है। अब इसको हम लोग ग्राफ पर इस तरह से प्लॉट कर लेंगे, तो ये हो गया 0, और इधर ध्यान से देखिए x जो है वो 5 5 5 5 ही बढ़ेगा, तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह से 5 5 का यूनिट भी ले सकते हैं, तो 5 10 15 और 20 इस तरह से कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोगों का एक एक करके बढ़ा देते हैं, तो 1 2 3 इस तरह से। तो सबसे पहला पॉइंट 0 0 है, यानी यहीं पर आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 और 1 है तो 5 और 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब उसको इस दोनों को इस तरह से मिला देंगे। अब इसमें बोल रहा है कि ग्राफ से देखकर हम लोगों को बताना है कि वर्क डन कितना होगा अगर ये जो है 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो ध्यान से देखिए, इधर हम लोग का डिस्टेंस ट्रेवल है, तो अगर 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो इसके ठीक सामने एक लाइन पाड़ेंगे, तो ये ध्यान से देखिए इसके ठीक सामने आ रहा है, यानी कि वर्क डन जो है वो उस समय कितना होगा 10 जूल का होगा। तो इस तरह से 10 जूल इसका आंसर हो जाएगा, यानी 10 यूनिट्स करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब उसका 30 नंबर देखते हैं, तो इसमें एक फिगर दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह का हम लोग का फिगर है, तो इसको इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी जिसका 2 साइड बराबर होता है। तो ये ABC ट्रायंगल है जिसमें बोल भी दिया है कि कौन सा 2 साइड बराबर है, तो AB बराबर AC है, यानी AB बराबर है AC के।
और उसके बाद साथ में बोल दिया है कि सी पी पैरेलल टू ए बी है, यानी यहाँ पर हम लोग का ये पी है और यहाँ पर डी है, और बोल रहा है सी पी और ए बी जो है वो पैरेलल है, यानी ये इसके पैरेलल भी है, ये भी दे दिया है। और बोल रहा है ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सी ए डी, यानी ध्यान से देखिए ए बी सी जो ट्रेंगल था उसका एक्सटीरियर एंगल था ये सी ए डी, और बोल रहा है ए पी लाइन जो है वो इसका एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये दो बराबर भागों में इस एंगल को बांट दिया होगा, यानी जितना ये होगा उतना ही ये एंगल होगा। और अब आगे बोल रहा है कि प्रूफ डेट, अब सबसे पहले इसमें प्रूफ क्या करना है, तो सबसे पहला प्रूफ करना है कि एंगल पी ए सी जो है वो बराबर है एंगल बी सी ए के। तो पी ए सी कौन सा एंगल है, पी ए सी ये वाला एंगल है, और यहाँ पर सारे एंगल को नंबर भी दे दिया ताकि और सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये 3 है, ये 1 है, और ये वाला एंगल हम लोग का यहाँ पर 2 है। अब सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि पी ए सी, तो पी ए सी यानी कि एंगल 3 बराबर है बी सी ए के, तो बी सी ए यानी एंगल 2, तो ये हम लोग को बराबर प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है कि ये और ये साइड बराबर है, तो एंगल 1 और 2 भी बराबर होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर बराबर होता है, आर इक्वल, तो इसलिए ये दोनों बराबर, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 आ जाएगा। अब उसके बाद ध्यान से देखिए आप लोगों को पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर दोनों जो अपोजिट एंगल होता है उसके सम के बराबर होता है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो बराबर होगा एंगल सी ए डी के। अब उसके बाद ध्यान से देखिए ये एंगल 1 और 2 दोनों बराबर ही है, तो इस यानी कि हम लोग दोनों को एक ही लिख सकते हैं, यानी मान लेते हैं दोनों ही, ये इसको भी एंगल 2 अगर मान ले तो ये 2 एंगल 2 हो जाएगा, यानी 2 को एंगल 2 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा हम लोग का सी ए डी के। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ आधा कर देते हैं, तो इधर तरफ आधा कर देंगे, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एंगल 2 बराबर आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1/2 कर देंगे, यानी इसका आधा कर देंगे। तो ध्यान से देखिए इसका आधा करने पर हम लोग या तो ये एंगल या फिर ये एंगल लिख सकते हैं, क्योंकि दो ये जो है ए पी इसका बाइसेक्टर था, तो यहाँ पर हम लोग एंगल 3 ले लेते हैं, तो एंगल 2 बराबर 3 इस तरह से आ जाएगा। तो ये पहला प्रूफ हो गया। अब इसमें दूसरा में क्या प्रूफ करना था कि जो हम लोग का ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी पी, ये हम लोग का एक पैरेललोग्राम है, तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखिए ये एंगल और ये एंगल अभी बराबर आया है, और यानी कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहा है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब बराबर होता है तो हम लोग का वो अपने आप ही क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम बन जाता है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया इस तरह से प्रूफ। अब इसमें और करके भी एक क्वेश्चन है जिसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, तो इसमें है कि एक फिगर दिया हुआ है इस तरह से, और इसमें बोल रहा है कि एंगल बी इज ए राइट एंगल, यानी यहाँ पर ए बी सी एक ट्रेंगल था ए बी सी, इसमें बी जो है वो 90 डिग्री था यानी राइट एंगल था, और उसके बाद डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी डी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट था, यानी ये और ये बराबर होगा, और उसके बाद ऑल्सो डी ई पैरेलल टू ए बी, यानी डी ई जो है वो ए बी के पैरेलल था, और उसके बाद बोल रहा है कि डी ई इंटरसेक्ट्स बी सी एट ई सो डैट, यानी अब इसमें 3 चीज़ शो करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या शो करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो E जो है वो मिड पॉइंट है BC का, ये प्रूफ करना है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कि कोई भी एक हम लोग का ट्रेंगल में कोई भी एक साइड का अगर मिड पॉइंट ले और उससे होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे, तो वो अपने आप ही दूसरा साइड का जो होता है मिड पॉइंट हो जाता है, यानी ये अपने आप ही मिड पॉइंट हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। अब दूसरा में प्रूफ करना है कि DE जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, यानी DE जो है और ये BC ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी इसके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये प्रूफ करना है। यानी ये हम लोग को क्वेश्चन पहले से दिया नहीं है, बस अभी इसको प्रूफ करना है कि यहाँ 90 डिग्री होगा। तो ध्यान से देखिए ये और ये लाइन पैरेलल है और ये हम लोग का ट्रांसवर्सल लाइन है, और यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो होगा ये को इंटीरियर एंगल्स होगा जिसका सम 180 डिग्री होता है। तो ये हम लोग को 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 180 में 90 घटाकर ये अपने आप 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है। फिर उसका तीसरा प्रूफ करना है कि BD जो है वो बराबर है AD के, यानी BD जो है वो AD के बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस तरह से BD को ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो ध्यान से देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल जो है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर आ जाएगा, और ये साइड इसके भी बराबर है ही, तो इस तरह से ये और ये साइड बराबर आ जाएगा। यानी सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, तो एक ट्रेंगल है हम लोग का DEC और दूसरा ट्रेंगल है हम लोग का DEB, तो इन दोनों ट्रेंगल को अब कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखते हैं कि क्या क्या बराबर है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले DE जो है वो दोनों में है, कॉमन है, तो इस तरह से DE बराबर DE हो जाएगा। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए कि अगर ये 90 डिग्री है तो इधर साइड भी 90 डिग्री होगा, लीनियर पेयर बना रहा है क्योंकि, तो इस तरह से ये वाला एंगल यानी DEC वाला एंगल जो है वो बराबर हो गया एंगल DEB के। अब उसके बाद तीसरा ध्यान से देखिए कि अभी हम लोगों ने देखा था कि E जो है वो BC का मिड पॉइंट है, यानी ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, तो इस तरह से आ गया कि CE बराबर BE।
अब ये तीनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी ये साइड मिला, ये एंगल और ये वाला साइड, तो साइड एंगल साइड SAS रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि हम लोग का आ जाएगा कि CD वाला जो साइड है वो BD के बराबर है CPCT से, क्योंकि ध्यान से देखिए CD और BD एक साथ ऑर्डर में दिख रहा है, और ये दोनों बराबर है, और साथ में ये दोनों भी शुरू में ही बराबर हो ही गया था क्योंकि मिड पॉइंट था D, तो इस तरह से फिर ये दोनों बराबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि इन द फिगर फाइंड द वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। अब ABC यानी 3 पॉइंट है इसमें दिख रहा है ABC इस फिगर में, उसमें हम लोगों को तीनों का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो ध्यान से देखिए A जो है वो हम लोग का कहाँ है, तो A जो है बिल्कुल ओरिजिन पर है, यानी इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएगा। फिर उसके बाद B जो है वो कहाँ है, तो सबसे पहले X की तरफ 3 गया है और ऊपर की तरफ 4 गया, यानी कि B जो होगा वो 3,4 हो जाएगा। उसके बाद C कहाँ है, तो C हम लोग का सबसे पहले X की तरफ -4 गया है और उसके बाद फिर ऊपर 4 गया, यानी ये हम लोग का -4 हो जाएगा। तो अब सेक्शन D देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द नंबर्स √2, √3 एंड √5 ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर इन तीनों रूट वाले नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस पर मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है, तो आप लोग उसे भी चेक कर सकते हैं। और अभी मैं बस शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान से देखिए √2 जो है, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले इस तरह से देखना है कि बेस जो होता है उससे एक कम का रूट लेना होता है, यानी √1 लेंगे जो कि हम लोग का 1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो परपेंडिकुलर होता है वो हम लोग हमेशा हम लोग को 1 लेना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरह से हम लोग इस नंबर लाइन बना लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं ये 0 है, उसके बाद ये 1 होगा, ये 2 होगा और उसके बाद ये 3 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को बेस कितना लेना था 1, तो ये बेस है तो यहाँ पर 1 लेंगे। अब यहाँ से परपेंडिकुलर कितना लेना था 1, तो यानी यहाँ से ठीक 90 सीधा एक लाइन पार देंगे 1 यूनिट का, यानी ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। और इसको फिर इस तरह से जब जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए ये एक हम लोग का राइट एंगल बन गया है, और राइट एंगल में अगर ये 1 है और ये 1 है तो इसको आप लोग करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट करने पर ये हम लोग का √2 आ जाएगा। तो इस यानी कि ये हम लोग का √2 है और ये जो √2 है ये यहाँ पर है। अब इसको नंबर लाइन पर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कंपास यहाँ पर रखते हैं और कंपास से इसको ऐसे ऐसे करके गिरा देते हैं, तो जहाँ पर भी ये कटता है इस लाइन पर तो वही √2 को रिप्रेजेंट करता है। अब √3 के लिए क्या करेंगे कि बेस √2 लेंगे और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से बना देंगे और इसको फिर जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर 1 यूनिट का इस तरह से डिस्टेंस पर पार देंगे, तो ये हम लोग का इस तरह से फिर √3 बन जाएगा। फिर कंपास से इसको इस तरह से ऐसे गिरा देंगे। उसके बाद √5 है, तो √5 के लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि बेस जो होगा उससे एक कम का रूट लेना होता है, यानी √4 लेंगे और √4 जो होता है वो 2 होता है। और उसके बाद परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 ही लेना है, तो 2 सबसे पहले यहाँ है और उसके बाद परपेंडिकुलर 1 लेना है, यानी 1 यूनिट। अब उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये जो लाइन है यही हम लोग का √5 है। अब इस यहाँ से इसको कंपास से नीचे गिरा देंगे। तो इसको अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है तो आप लोग इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब इसमें और करके एक क्वेश्चन है कि इफ़ A बराबर ये एंड B बराबर ये देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें सबसे पहले A जब भी इस तरह से नीचे डिनोमिनेटर में रहे तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करना है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 1/7 - 4 √3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 + 4 √3 से और उसके बाद डिवाइड भी कर देंगे 7 + 4 √3 से। तो यहाँ पर 7 × 7 = 49 और -4 × 4 = 16 3 = 48, यानी नीचे तो 1 आ गया और ऊपर मल्टीप्लाई होकर सिर्फ यही आ जाएगा, यानी A का जो वैल्यू है वो ये आ गया है। उसी तरह से B को भी रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/7 + 4 √3 और इंटू 7 - 4 √3 और उसके बाद डिवाइड 7 - 4 √3। तो ये यानी कि यहाँ पर भी 7 - 4 √3 सिर्फ बच जाएगा, यानी ये A का वैल्यू आ गया है और ये B का। अब हम लोग सबसे पहले क्या पूछा था A² + B² निकालना, तो A² + B² निकालना है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखिए इस तरह से लिख सकते हैं कि A + B का होल स्क्वायर, और A + B का होल स्क्वायर करने पर ध्यान से देखिए +2AB आता है। अब उस 2AB को घटाने के लिए हम लोग -2AB कर देंगे। तो सबसे पहले A + B करते हैं, तो A + B यानी कि इन दोनों को जोड़ देना है। तो ध्यान से देखिए इन दोनों को जोड़ने पर +4 √3 और -4 √3 तो खत्म हो जाएगा, यानी 7 + 7 कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, और ये 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अब A × B है। अब ध्यान से देखिए इन दोनों को गुणा करना है, तो ये A + B × A - B है, तो गुणा करने पर A² - B² हो जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर -4 √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर करने पर 4 × 4 = 16 3 × 48, यानी कि ये घटकर हम लोग का 1 ही आ जाएगा, यानी AB का जो मान है वो हम लोग का 1 है। अब उसके बाद 14 का स्क्वायर कितना होता है 4 × 4 = 16, 1 बचा, 4 × 2 = 8, 1 9 196 होता है, और इसमें -2 कर देंगे यानी 194 इसका आ जाएगा वैल्यू। अब उसके बाद दूसरा है A³ - B³ करना, A³ + B³ करना है। तो इसको भी हम लोग किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को पता है कि A³ + B³ जो होता है वो होता है A + B का होल क्यूब कर देंगे, और इसमें अगर हम लोग माइनस
कर देंगे 3ab और a प्लस b। यानी आप लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ध्यान से देखिए a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसको आप लोग किस तरह से तोड़ते हैं। इसका यानी फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी होता है, यही इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम लोग को सिर्फ a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, यानी ये वाला जो है इसको इधर साइड कर देंगे तो ये या आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और ये इधर प्लस में उधर आके माइनस में आ जाएगा। अब इसमें बस वैल्यू रख देंगे तो a प्लस बी जो है वो कितना होगा, यानी इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 14 और इसका क्यूब और माइनस और उसके बाद है 3 इंटू ए बी, तो 3 इंटू और ए बी अभी हम लोगों ने किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 ही आया था, तो 3 इंटू 1 और वापस से इंटू में a प्लस बी है तो इन दोनों को जोड़ने पर हम लोग का कितना आएगा 14, तो इंटू 14 हो जाएगा। अब 14 का क्यूब हम लोग का होता है 2744 माइनस और 14 3 से हम लोग का होता है 42 और इसको घटाकर हम लोग का आ जाएगा 2702, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकल गया। 33 नंबर देखते हैं तो इसमें हम लोगों का जो है एक फिगर दे दिया है और इसमें हम लोगों को नाम बताना है। तो सबसे पहले है कि 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले क्या बोल रहा है, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो 2 पेयर हम लोग को जो है बताना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का। तो कौन 2 लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ध्यान से देखिए एक EF लाइन अगर हम लोग लेते हैं तो EF जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किस AB से और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसमें एक और पेयर हम लोगों को बोल रहा है तो ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि GH, CD। तो ध्यान से देखिए GH और CD जो है ये दोनों भी इंटरसेक्ट कर रहा है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हम लोग का Q। तो इस तरह से हम लोग और भी ढेर सारा लिख सकते हैं हम लोगों को, लेकिन 2 पेयर बोला था तो इस तरह से लिख दिए। फिर उसके बाद दूसरा में है कि 3 कॉन्करेंट लाइन्स एंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब कॉन्करेंट लाइन्स क्या होता है, जहाँ पर एक ही बिंदु पर 2 से ज़्यादा लाइन इंटरसेक्ट करे। तो एक ही बिंदु पर ध्यान से देखिए R एक ऐसा बिंदु है जिस पर ढेर सारा लाइन इंटरसेक्ट कर 3 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही कॉन्करेंट लाइन हो गया। और इसमें हम 3 कॉन्करेंट लाइन से यही हो गया और इसमें हम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका R हो गया। तो तीनों लाइन हम लोग का कौन कौन सा है, एक है EF, उसके बाद है हम लोग का AB और उसके बाद तीसरा लाइन है हम लोग का GS। तो ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है R पॉइंट पर। फिर उसके बाद 3 रेज है, तो 3 गो रे इसमें कौन सा दिख रहा है, तो एक रे हम लोग को ध्यान से देखिए RH हम लोग देख सकते हैं क्योंकि R इस तरह से कोमा इस एरो भी लगा देंगे तो RH एक रे है। फिर उसी तरह से RB भी रे है, इस तरह से ढेर सारा इसमें रे है। जैसे एक और रे अगर देखें तो RA करके है तो ये भी रे है। अब उसके बाद चौथा है कि 2 लाइन सेगमेंट्स। अब 2 लाइन सेगमेंट इसमें कौन कौन सा है, तो एक हम लोग को ध्यान से देखिए RQ एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है, यानी जिसमें कोई दो एंड पॉइंट होता है, तो R और Q इसका 2 एंड पॉइंट हो गया। फिर उसी तरह से हम लोग का एक RP भी है और अगर हम लोग लिखना चाहे तो PQ भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं तो इसमें एक फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लाइन है जो कि पैरेलल में है और उसके बाद फिर यहाँ पर इस तरह से 2 लाइन है और यहाँ पर हम लोग का ये है Q डिग्री, ये है हम लोग का P डिग्री और यहाँ पर है हम लोग का R डिग्री। और हम लोग को इसमें बोल रहा है कि प्रूफ करना है कि P प्लस Q माइनस R बराबर है 180 के। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने से एक यहाँ पर Q से होते यहाँ पर सबका नाम भी दे देते हैं। तो ये AB लाइन था, उसके बाद फिर ये हम लोग का CD लाइन था, यहाँ पर है हम लोग का E, यहाँ पर है F और यहाँ पर है G। तो इस F से होते हुए हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि ये तीनों अब पैरेलल हो चुका है। अब उसके बाद हम लोगों को बस ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये और ये पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल जो को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि P प्लस एंगल EF और यहाँ पर हम लोग ये जो बनाए हैं इसको PQ नाम दे देते हैं, तो EFP। तो P प्लस एंगल EFP जो है वो हम लोग का कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब उसके बाद ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ये जो एंगल है और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, यानी कि R जो है वो हम लोग का बराबर हो गया है एंगल PFG के। तो एंगल PFG इस तरह से लिख दिए। अब इस तरह से हम लोगों को ध्यान से देखिए 2 इक्वेशन मिल गया, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ेंगे कैसे, तो ये वाला इसको हम लोग मतलब उल्टा करके भी लिख सकते हैं, यानी इसको इधर और इसको इधर, तो उस तरह से जोड़ेंगे। यानी सबसे पहले इसको इससे जोड़ देंगे और इधर वाला को इधर वाले से, तो यानी बराबर वाला जो होता है उस तरह से जुड़ सकता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा P प्लस और ये वाला एंगल यानी कि जुड़ जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोनों एंगल जुड़कर कौन सा एंगल हम लोग का बनेगा, तो EFP और उसके बाद PFG, तो ये दोनों एंगल बनके हम लोग का Q बनेगा। यानी P प्लस Q जो होगा वो बराबर हो जाएगा 180 प्लस, यानी अब इधर वाला साइड जोड़ देंगे तो 180 प्लस R हो जाएगा। अब यहाँ प्लस में R है तो इधर साइड आके माइनस में हो जाएगा, तो P प्लस Q माइनस R बराबर 180 डिग्री। तो ये हम लोग का इस तरह से प्रूफ हो गया जो कि प्रूफ करने बोला था।
अब इसमें और करके भी एक क्वेश्चन है, तो वो है कि इन फिगर टू स्ट्रेट लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ इफ पी ओ टी बराबर एंगल पी ओ टी बराबर 75 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। यानी एक सबसे पहले तो हम लोग इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें यानी कि बोला है कि दो लाइन है जो कि इस तरह से इंटरसेक्ट किया है ओ पेयर। अब यहाँ पर ये वाला जो है ये हम लोग का 2C है, ये जो है ये एंगल हम लोग का 4B है, ये हम लोग का 7, यहाँ पर एक और लाइन है इस तरह से, और उसके बाद ये जो है ये हम लोग का 75 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला हम लोग का B है, और उसके बाद ये हम लोग का A है। अब हम लोग को A, B और C इन तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि ये एक लाइन है और इस पर ये तीनों एंगल बना हुआ है, यानी ये तीनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। यानी ये हो गया 4B प्लस 75 डिग्री प्लस B बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये 4B प्लस B कितना हो गया 5B, और बराबर ये 75 उधर घट जाएगा तो ये आ जाएगा 105। तो ये हो गया 5 2 10 5 1 1, यानी B का वैल्यू आ गया 21। अब उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, A और C बचा है। तो ध्यान से देखिए C जो है वो इस ये लाइन इंटरसेक्ट किया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी 2C जो है वो बराबर होगा 75 प्लस B के। यहाँ यानी कि C जो होगा अब 75 प्लस B कितना आया था 21, तो 75 प्लस 21 हम लोग का हो जाएगा 5 1 6 7 2 9 96, और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, यानी 96/2। तो ये हम लोग का यानी क्या आ जाएगा 4 2 8 और 16 8 2 16, यानी 48 आ गया। अब हम लोग को A निकालना है। तो A ध्यान से देखिए यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से 4B बराबर A है, यानी कि A जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा 4 इंटू B कितना था 21, तो ये हो गया यानी कि 4 1 जा 4 4 2 जा 8 84। तो इस तरह से तीनों का वैल्यू निकल गया। अब 35 नंबर देखते हैं। इसमें बोल रहा है इफ ax³ प्लस bx² माइनस 5x प्लस 2 हैज x प्लस 2 एज फैक्टर एंड लीव्स ए रिमाइंडर 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। यानी ध्यान से देखिए इसमें हम लोग को सबसे पहले एक पॉलिनोमियल दिया है जो कि है ax³ प्लस bx² माइनस 5x प्लस 2, और बोल रहा है x प्लस 2 जो है वो इसका एक फैक्टर है। यानी फैक्टर जो होता है वो, यानी अगर x प्लस 2 फैक्टर दिया है, यानी कि p माइनस 2 जो होता है, यानी जो साइन बस चेंज कर देना होता है, वो हम लोग का 0 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि अब -2 रखने पर ये बराबर में 0 आएगा। तो -2 x का वैल्यू अगर रख दे तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब, यानी -8a प्लस उसके बाद यहाँ पर -2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4b, तो ये हो जाएगा प्लस 4b। फिर उसके बाद -2 यहाँ रख देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा, और प्लस 2, और ये बराबर में 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हम लोग का अगर इसको सॉल्व करें तो ये 10 2 12 हो चुका है, यानी इसमें तीनों में 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन, अगर -4 मान लेते हैं कॉमन लेते हैं, तो ये यानी कि हो जाएगा हम लोग का 2a, उसके बाद ये हो जाएगा हम लोग का -b, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये 10 2 12 है, और 12 में 4 अगर कॉमन ले ले हम लोग -4, तो हम लोग का -3 बच जाएगा, और ये बराबर 0 है। अब ये -4 जो है ये इधर जाके डिवाइड में जाएगा -4, तो 0 ही रह जाएगा, यानी कि एक इक्वेशन हम लोग का बना कि 2a - 3 बराबर 0। अब उसके बाद ध्यान से देखिए आगे क्या बोला था कि एंड लीव्स ए रिमाइंडर 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, यानी जब x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 12 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है। यानी अगर वो उस रिमाइंडर को हम लोग घटा दें इस इक्वेशन से, तो इस पोलिनोमियल से, तो हम लोग का x माइनस 2 भी फैक्टर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग अगर 12 घटा देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा ax³ प्लस bx² माइनस 5x, और उसके बाद -12 करना है, तो ये -10 आ जाएगा। और अब ये जो -2 है, तो यानी P2 जो होगा, यानी साइन चेंज कर देना होता है, तो P2 जो होगा वो बराबर होगा 0 के, यानी 2 रखने पर ये पूरा 0 के बराबर आएगा। तो 2 रख के देख लेते हैं, तो यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा 2 का क्यूब 8a, उसके बाद प्लस b, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 4b, और उसके बाद फिर यहाँ पर 2 रखने पर ये -10 हो जाएगा, और ये -10 यानी ये -20, और बराबर में 0। अब उसके बाद ध्यान से देखिए इसमें भी 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 4 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा हम लोग का कितना, तो ध्यान से देखिए 4 कॉमन लेने पर ये फिर उधर जाएगा डिवाइड में आके, फिर इधर 0 रहेगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। तो 4 कॉमन लेने पर ये हो गया 2a, फिर उसके बाद ये बच गया b, और उसके बाद ये 4 5 जा 20, तो इतना बराबर 0। तो ये एक इक्वेशन हम लोग का बना है, और यहाँ पर एक और इक्वेशन ये रहा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए -b प्लस b है, तो इस तरह से जोड़ने पर ये वाला टर्म जो है खत्म हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये जोड़ने पर हम लोग का 2a प्लस 2a 4a हो जाएगा, और -b प्लस b तो खत्म ही हो जाएगा, और -3 प्लस -5 जो है वो हम लोग का कितना हो जाएगा -8, और बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये 8 उधर जाएगा तो a बराबर हम लोग का इस तरह से 2 आ जाएगा।
अब इस ए का वैल्यू आप लोग किसी में भी रखकर बी का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं इसमें रखते हैं तो ए का 2 आया है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और उसके बाद 4 - 3 1 हो जाएगा और ये माइनस बी उधर जाके प्लस बी हो जाएगा, यानी बी बराबर 1 आ जाएगा। तो ए बराबर 2 बी बराबर 1, ये इसका आंसर आ गया। अब सेक्शन ई में चलते हैं तो ये हम लोग का केस स्टडी होता है, यानी इसमें कुछ कुछ पहले दिया होता है वो पढ़कर फिर उसके बाद हम लोग को आंसर देना होता है। लेकिन मैं डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताता हूँ। तो इसमें हम लोग को जो है एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हम लोग को दिया हुआ है कि अलग अलग कंट्री में हम लोग का चाइल्ड लेबर का संख्या कितना है, यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि चाइल्ड लेबर में लगे हुए हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे इंडिया में हम लोग का 20 मिलियन है, फिर बांग्लादेश में 4.4 मिलियन, इस तरह से दिया हुआ है डाटा। अब हम लोग को इसमें सबसे पहले पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर एंड द मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ध्यान से देखिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इसमें किस में है, इंडिया में है, और इंडिया में कितना है 20 मिलियन है। और जो मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर है वो हम लोग का यूनाइटेड स्टेट्स में है जो कि है 800,000 इस तरह से। अब ध्यान से देखिए, इसमें बस हम लोग को यानी यूनिट सही करना है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोगों को बस इसमें डिफरेंस फाइंड करना है, यानी दोनों को घटा देंगे। तो 20 मिलियन है तो मिलियन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 20 और इस तरह से 3 0 और फिर 3 0 इस तरह से लग जाएगा। और ये हम लोग का -800 और कोमा 3 0 है। अब बस इन दोनों को घटा देंगे तो घटाकर ये हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 3 0 यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे सामने सामने में, और उसके बाद घटाने पर ये 0 0 0 0 0, ये हो गया 8 2 10, ये हो गया 9 और उसके बाद ये 1। तो इतना हम लोग का आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन पेरू ओवर द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया, यानी इंडिया पेरू में जो नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर है वो कितना है भारत के टर्म में, यानी इंडिया के टर्म में हम लोग को इसको बताना है परसेंटेज में। तो यानी इसमें कुछ नहीं करना होता है, जिसका पूछता है उसको ऊपर रखना है और जो एक्स्ट्रा में है उसको नीचे और गुना कर देना है 100 से, ताकि परसेंट में आ जाए। तो यानी पेरू में हम लोग देखिए अगर, तो नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर कितना है, तो पेरू में इसमें हम लोग का है 4 मिलियन और डिवाइड में फिर आ जाएगा हम लोग का कितना, इंडिया में कितना है, तो इंडिया में हम लोग का है 20 मिलियन और इंटू कर देंगे 100। तो यहाँ 4 से ये कट जाएगा 5 बार में और 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, यानी 20% आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन द कंट्रीज हैविंग चाइल्ड लेबर मोर देन 2 मिलियन, यानी 2 मिलियन से ज़्यादा जिस जिस देश में चाइल्ड लेबर है उसका टोटल नंबर कितना है वो हम लोगों को निकालना है। यानी 2 मिलियन से अगर सबसे पहले ज़्यादा देखें तो हम लोगों का किस में है, इजिप्ट में है, ब्राज़ील में है और पेरू में है और बांग्लादेश और इंडिया, ये 5 में है। तो इसमें हम लोग सबको जोड़ देंगे तो सबसे पहले इजिप्ट में 3 है प्लस, उसके बाद ब्राज़ील में 3.5 है प्लस, उसके बाद पेरू में हम लोग का 4 है प्लस, उसके बाद 4.4 है और प्लस 20 है। अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 यानी 0.9 आ गया, और उसके बाद 20, उसके बाद ये हो गया 4 4 8 8 और 6 14 14 20 34 यानी 34.9 मिलियन इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन और करके भी है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर हैविंग चाइल्ड लेबर मोर देन मेक्सिको, यानी मेक्सिको से ज़्यादा जो है चाइल्ड लेबर कितना देश में है वो हम लोग को बताना है। तो ध्यान से देखिए, मेक्सिको जो है वो 1.1 मिलियन है वहाँ पर नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर। अब उससे ज़्यादा जो है वो कितने देश में है, तो फिलीपींस में है, इजिप्ट में, ब्राज़ील में, पेरू में, बांग्लादेश में, इंडिया में, यानी कि यहाँ टोटल 6 कंट्रीज है जिसमें मेक्सिको से ज़्यादा चाइल्ड लेबर है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए, हम लोग का बोल रहा है कि एक कोनिकल टेंट है, यानी कोन शेप में एक टेंट है, और इसमें हम लोग को बोल दिया है कि ये जो है 9 मीटर हाई है, यानी इसका जो हाइट है h वो हम लोग को 9 मीटर दे दिया है। और उसके बाद बोल रहा है कि इसका बेस जो रेडियस जो है बेस का वो 12 मीटर है, यानी इसका जो रेडियस r है वो हम लोग का 12 मीटर है। और अब हम लोगों से इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक इट इफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कॉस्ट ₹10, यानी अगर इस टेंट को हम लोग को बनाना होगा तो कितना कैनवास चाहिए। अब ध्यान से देखिए, टेंट जब हम लोग बनाएंगे तो नीचे तो जमीन रहेगा तो वो तो हम लोग को चाहिए नहीं, बस हम लोग यानी ऊपर का लेंगे, और ऊपर का जो होता है यानी इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे, जिसको हम लोग LSA भी बोल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो LSA का फॉर्मूला इसका क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर जो होता है वो हम लोग का 12 दिया हुआ है इंटू, और एल अब हम लोग को इसमें ध्यान से देखिए नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले तो एल फाइंड करेंगे। तो एल क्या हो जाता है, तो एल हम लोग का होता है h² प्लस r² का रूट, यानी ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट, और इसको सॉल्व करने पर हम लोग का आ जाएगा 13, यानी 13 मीटर जो है वो एल है, यानी इसका स्लैंट हाइट जो कि ये होता है। तो एल यानी कि हम लोग का 13 आ गया है, सॉरी 13 नहीं 15 होता है, 15 होता है। तो यानी इसको जो आ जाएगा ये 144 और ये 9 9 जा 81, तो ये हो जाएगा 225, और इसका रूट करने पर हम लोग का 15 मीटर आएगा। तो यहाँ पर 15 आएगा, तो ये हम लोग का इस तरह से LSA निकल जाएगा। और जो रेट दिया हुआ है वो कितना है, ₹10, तो इस तरह से ₹10 से मल्टीप्लाई करने पर इसका हम लोग को कॉस्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने पर जो है आंसर आ जाएगा हम लोग का ₹5652। तो ये इतना रुपया ही हम लोग को लगेगा इस टेंट को बनाने में।
अब उसका दूसरा नंबर है कि हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन द टेंट इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 2 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। यानी ध्यान से देखिए, ये जो इसका ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर अगर एक आदमी के लिए हम लोग को 2 मीटर स्क्वायर का जगह चाहिए, 2 मीटर स्क्वायर का जगह, तो इसमें कितना आदमी अट सकता है ये पूछ रहा है। तो यानी सबसे पहले तो हम लोग को इसका टोटल एरिया निकालना पड़ेगा इस ग्राउंड का। अब ध्यान से देखिए, ग्राउंड जो है वो सिंपल बस एक इस तरह का सर्कल ही तो बना हुआ है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, और आर कितना था इसका 12, तो 12 इंटू 12 कर देंगे और इतना टोटल एरिया निकला है। और एक आदमी को कितना चाहिए हम लोग को 2 मीटर स्क्वायर, यानी 2 से बस इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 से इस तरह से डिवाइड करने पर यानी ये 1/2 चल जाएगा ऊपर जाएगा तो, और बस इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 से ये 6 कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करके हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा 226। तो ध्यान से देखिए, ये थोड़ा लगभग में भी आ सकता है आंसर, लेकिन 226 सबसे पास का नंबर रहेगा, तो इसलिए 226 नंबर पर्सन जो है वो इसके अंदर अट सकता है। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन द टेंट इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 15 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस टू ब्रेथ इन। यानी बोल रहा है कि इसके अंदर जो है सांस लेने के लिए अगर एक आदमी को 15 मीटर क्यूब का जगह चाहिए होता है, तब इसमें कितना इंसान अट सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए, मीटर क्यूब देखने से ही पता चल रहा है कि वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू और आर स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 इंटू, और h कितना है तो इसका हाइट है हम लोग का 9। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इसका टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। और इसमें अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे कि यानी हर एक आदमी को कितना चाहिए, हम लोगों को 15 मीटर क्यूब का स्पेस चाहिए, तो इस 15 को डिवाइड करने पर ही हम लोग का नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएगा। लेकिन इस 15 को डिवाइड कैसे करेंगे, तो वापस यही यानी 15 इधर आके 1/15 इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिवाइड ही करना है क्योंकि। तो इसको सॉल्व करके जो है आंसर आ जाएगा 90, यानी नंबर ऑफ पर्सन जो है 90 हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखिए, एक और करके भी क्वेश्चन है तो उसको भी देख लेते हैं। तो उसमें बोल रहा है कि इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 20 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस टू ब्रेथ इन एंड 100% कैन बी एकोमोडेटेड देन व्हाट शुड बी हाइट ऑफ टेंट। यानी इसमें हम लोगों को अब थोड़ा क्वेश्चन घुमा कर दे दिया है। क्या बोला है कि इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 20 मीटर क्यूब, यानी 20 मीटर क्यूब जो है इतने सबको चाहिए, और इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि 100 आदमी जो है अट सकता है। यानी 100 आदमी इस तरह से अगर अट गया तो 100 से जब गुना कर देंगे तो हम लोग को टोटल उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। और टोटल वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें बस वैल्यू रख देंगे और हम लोग को एच फाइंड करना है। और ध्यान से देखिए, आर को चेंज नहीं किया है, यानी ये हो जाएगा 2000 बराबर 1/3 इंटू 22/7 इंटू और आर स्क्वायर, यानी आर तो 12 इंटू 12 रह जाएगा और इंटू एच। अब ये जो नया एच है उसको हम लोग को बस फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने पर एच जो है वो हम लोग का आ जाएगा 13.25 मीटर। तो इस तरह से h को फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो ये भी हम लोग का केस स्टडी है। तो इसमें बोल रहा है इन ए फॉरेस्ट ए बिग ट्री गोट ब्रोकन ड्यू टू हैवी रेन एंड विंड। यानी एक बड़ा ट्री था, यानी यहाँ पर एक इस तरह से पेड़ है जो कि क्या हुआ है कि हवा से टूट गया है। अब बोल रहा है ड्यू टू द रेन द बिग ब्रांचेस ए बी एंड ए सी, यानी ये मान लेते हैं यहाँ तक, मान लेते हैं इसका हाइट तक, इतना हाइट तक था ये पेड़, जिससे इनमें क्या हुआ कि इतना पेड़ जो है वो इस तरह से टूटकर दोनों तरफ गिर गया है। इधर साइड जो गिरा है उसको ए बी नाम दिए जो कि 5 मीटर था, और इधर साइड भी जो है वो भी 5 मीटर गिर गया है AC। अब उसके बाद बोल रहा है कि ब्रांच AC मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मेन ट्री। यानी ये जो AC है ये हम लोगों का 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये जो मेन ब्रांच है AP इससे, तो यानी यहाँ पर 30 डिग्री है। अब बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम P इज 4 मीटर, यानी कि P से B तक का जो ये डिस्टेंस है ये हम लोग को दे दिया है 4 मीटर। अब बोल रहा है कि यू कैन ऑब्जर्व डेट ट्रेंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ACP। यानी आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा ट्रेंगल बोला है, ABP ये वाला ट्रेंगल और ACP ये वाला ट्रेंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए ये वाला इस साइड इसके बराबर है और ये जो पेड़ होगा ये जमीन पर सीधा खड़ी होगा, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा होगा। तो RHS रूल यानी राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज बराबर है, और एक साइड ये वाला ध्यान से देखिए दोनों में कॉमन है, बराबर है। तो RHS रूल से ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले यही बोला भी है क्वेश्चन में कि सो डेट एंगल ACP और ABP ये दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो बस RHS रूल से कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। फिर उसका दूसरा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ACP। तो एंगल ACP ये एंगल फाइंड करना है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 9 3 12 हो गया, तो यानी ये 60 डिग्री आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें तीसरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BAP। तो BAP ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है। तो अभी हम लोगों ने इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, यानी ये एंगल जितना होगा उतना ही ये भी एंगल होगा। तो इस तरह से ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा CPCT से।
फिर उसके बाद इसमें और करके भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, यानी ये जो ट्री है इसका टोटल हाइट कितना है ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिए ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है। अब राइट एंगल ट्रेंगल में आप लोगों को ये क्योंकि 90 डिग्री है तो इस तरह से राइट एंगल ट्रेंगल में ये अगर 5 है और ये 4 है तो ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो यानी AP जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का रूट, जो कि हम लोग का 3 मीटर आ जाएगा। यानी ये जो AP है ये हम लोग का 3 आ गया। अब ध्यान से देखिए जो टोटल ट्री है मान लेते हैं वो यहाँ से ले जाके यहाँ तक था। अब यही हिस्सा जो है ये इस तरह से ज़मीन पर गिरा था, यानी अगर ये जो 5 मीटर है यही यहाँ से यहाँ तक यही ये भी था। तो यानी हम लोग का जो टोटल ट्री का हाइट है वो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये वाला 5 यानी जो कि इधर था पहले, और ये वाला 3 यानी 5 + 3 8 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये सैम्पल पेपर कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में। जय हिंद।